हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर, जिस पर आपको रोज़ नई नई कहानियां देखने को मिलती रहती हैं। और आज की कहानी है झूठी साजिश। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हो, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। जब शाम 8 बजे फ़ोन की घंटी बजी, तब ड्राइंग रूम में स्मृति, उसकी माँ रीता और पिता उदय भान उपस्थित थे। फ़ोन पर स्मृति ने बात किया। स्मृति की हेलो के जवाब में दूसरी तरफ से भारी एवं कठोर स्वर में किसी पुरुष ने कहा, मुझे स्मृति से बात करनी है। मैं स्मृति ही बोल रही हूँ, आप कौन? मैं कौन हूँ इस झंझट में ना पड़कर तुम ध्यान से सुनो जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो आप? यही कि अपने पति देव को तुम फौरन अच्छे राह पर चलने की सलाह दो, नहीं तो खून कर दूंगा मैं उसका। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। स्मृति मैडम, बोलने की आवाज़ क्रूर हो उठी। अगर तुम्हारे पति विशाल ने फौरन मेरे दिल की रानी सरला पर डोरे डालना बंद नहीं किए तो जल्दी ही वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। ये सरला कौन है? मैं नहीं जानती, और न ही मेरे पति का किसी से इसका चक्कर चल रहा है। आपको जरूर कोई गलतफहमी है। दीपक भाई को कोई गलतफहमी कभी नहीं होती। मैंने पूरी छानबीन करके ही तुम्हें फ़ोन किया है। अगर तुम अपने आप को विधवा की पोशाक में नहीं देखना चाहती हो, तो उस मजनू की औलाद विशाल से कहो कि वह मेरी सरला के साए से भी दूर रहे। स्मृति कुछ और बोल पाती, इससे पहले ही फ़ोन कट गया। अपने माता पिता के पूछने पर स्मृति ने घबराई आवाज़ में कहा। बातचीत का ब्यौरा उन्हें सुनाया। रीता रोने ही लगी। उदय भान ने गुस्से में कहा, तो विशाल इस सरला के चक्कर में उलझा हुआ है। मैं भी तो कहूँ कि शादी को साल भर अभी नहीं हुआ और 3 महीने से पत्नी को मायके में छोड़ रखा है। जरूर उसने इस सरला से रिश्ते बना लिए हैं। उस अकेले को दोष मत दो, रीता जी ने रोते हुए कहा। दामाद जी ने तो 10 बार इस मूर्ख के सामने वापस लौट आने की विनती की होगी, लेकिन इसकी जिद के आगे उनकी एक न चली। स्मृति को कसूरवार मत कहो। हमारी बेटी ने विशाल से प्रेम विवाह किया है। उसे सुखी रखना उसका कर्तव्य है। अगर स्मृति अलग घर में जाने की जिद पर अड़ी हुई है, वह मेरी समझ से कुछ गलत नहीं कर रही है। यह कहकर उदय भान स्मृति की तरफ देखने लगे। पापा, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने नौकरानी बनने के लिए विशाल से शादी नहीं की थी। स्मृति ने अपने मन की बात फिर दोहराई। स्मृति, तुम विशाल को फ़ोन करके इसी वक्त यहाँ आने के लिए कहो। इतना डांटूंगा कि उसके इश्क का भूत फौरन उसके सिर से उतर कर गायब हो जाएगा। उदयभान की आंखों में चिंता व क्रोध के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे। स्मृति विशाल को फ़ोन करने के लिए खड़ी हुई। करीब 2 घंटे बाद विशाल अपने ससुराल पहुंचा। उसके पिता दीनानाथ और मां लक्षित भी थी, उसके साथ आए थे। उन तीनों के चेहरे पर चिंता और तनाव के भाव साफ झलक रहे थे। कुछ औपचारिक वार्तालाप के बाद दीनानाथ ने परेशान लहजे में उदयभान से कहा, बहू से फ़ोन पर मेरी भी बात हुई थी। मुझे लगा कि वह किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, इसीलिए विशाल के साथ उसकी माँ और मैं भी आना उचित समझा। ये अच्छा हुआ कि आप दोनों विशाल के साथ आए हैं। सारी बात आप दोनों को भी मालूम होनी चाहिए। शाम को 8 बजे हमारे यहाँ एक फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाले ने हमें विशाल के बारे में बड़ी गलत व गंदी तरह की सूचना दी है। उदय भान ने नाराज अंदाज में विशाल को घूरना शुरू कर दिया था। फ़ोन किसी दीपक नाम के आदमी का था। लक्ष्मी के इस सवाल को सुनकर स्मृति और उसके माता पिता बुरी तरह से चौंक उठे। बहन जी, आपको कैसे मालूम पड़ा? उसका नाम? रीता अचंभित हो उठी, क्योंकि उसने शाम 7 बजे के आसपास हमारे यहाँ भी फ़ोन किया था। विशाल और उसके पिता घर पर नहीं थे, इसीलिए मेरी ही उससे बात हो पाई। क्या कहा उसने आपसे? उसने आपसे क्या कहा? लक्ष्मी ने उलट कर पूछा। रीता के बजाय उदय भान ने गंभीर होकर उनके प्रश्न का जवाब दिया। बहन जी, दीपक ऐसी बात कह रहा था जिस पर विश्वास करने को हमारा दिल तैयार नहीं है।
लेकिन वह बहुत क्रोध में था और विशाल को गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दे रहा था। इसीलिए विशाल से हमें पूछताछ करनी ही पड़ेगी। क्या वह किसी सरला नाम की लड़की से मेरे अवैध प्रेम संबंध होने की बात आपको बता रहा था? विशाल गहरी उलझन और परेशानी का शिकार नजर आ रहा था। स्मृति ने उसके चेहरे पर नजरें गड़ा कर कहा, हाँ, वह सरला की ही बात कर रहा था। कौन है ये सरला? मैं तो सिर्फ एक सरला को ही जानता हूँ जो मेरे विभाग में मेरे साथ काम करती है। तुम्हें याद है, शादी के बाद हम एक रात होटल में डिनर करने गए थे। तब एक लंबी सी लड़की अपने दोस्त के साथ वहां आई थी। मैंने तुम्हें उससे मिलाया था। स्मृति ने अपनी सास की तरफ मुड़कर कहा, मम्मी, मैंने आपसे उस लड़की का जिक्र घर आकर किया था। वह विशाल से बहुत खुली हुई है। उसे यार यार कहकर बुला रही थी। वह अपने दोस्त के साथ न होती तो विशाल से उसके गलत तरह के संबंध होने का शक मुझे उसी रात हो जाता। मेरा दिल कहता है कि विशाल जरूर उसके रूप जाल में फंस गया है और उसके पुराने प्रेमी दीपक ने क्रोधित होकर उसे मारने की धमकी दी है। बोलते बोलते स्मृति की आंखें भर आई, चेहरा लाल हो गया। बेकार की बात मुंह से मत निकालो स्मृति। विशाल को गुस्सा आ गया। 1 घंटे से अपने माता पिता को यह बात समझाते हुए मेरा मुंह थक गया है कि सरला से मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। अब तुम भी मुझ पर शक कर रही हो। क्या तुम मुझे चरित्रहीन इंसान समझती हो? अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो यह दीपक क्यों मार देने की धमकी तुम्हें दे रहा है? स्मृति ने चुभते स्वर में पूछा। उसका दिमाग खराब होगा, वह पागल होगा। अब मैं कैसे जानूंगा कि वह क्यों ऐसी गलतफहमी का शिकार हो गया है? विशाल चिढ़कर बोला, अगर वह सही कह रहा हो तो तुम कौन सा अपने व सरला के प्रेम की बात सीधे सीधे आसानी से कबूल कर लोगे? स्मृति ने जवाब दिया, तब तुम मेरे पीछे जासूस लगाकर मेरी जानकारी करा लो मैडम। विशाल गुस्से से फट पड़ा। मैं दोषी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम 3 महीने से मुझसे दूर यहाँ मायके में जमी बैठी हो। ऐसी स्थिति में अगर मैं किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ भी जाता तो तुम्हें परेशानी क्यों होनी चाहिए? जब तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है तो मैं कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या लेना देना? मेरा दिल कह रहा है कि तुमने मुझ पर लौटने का दबाव बनाने के लिए ही दीपक वाला नाटक किया है। लेकिन तुम मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, जब तक तुम मेरे मनोभावों को समझकर उचित कदम नहीं उठाओगे तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं लौटूंगी। स्मृति झटके से उठकर अपने कमरे में चली गई। चाय नाश्ता लेकर मेहमान अपने घर लौटने लगे। चलते चलते दीनानाथ ने स्नेह भरा हाथ स्मृति के सर पर रख कर कहा, बहू, मैंने कुछ प्रॉपर्टी डीलरों से कह दिया है तुम दोनों के लिए किराए का मकान ढूंढने के लिए। तुम दोनों का साथ साथ सुखी रहना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किराए का मकान मिलने तक अगर तुम घर लौट आओगी तो हम सबको बहुत खुशी होगी। जवाब में स्मृति तो खामोश रही, लेकिन रीता ने कहा, यह आने वाले सोमवार को आपके यहाँ पहुँच जाएगी। मेहमानों के चले जाने के बाद स्मृति ने कहा, माँ, एक तो मुझे इस सरला की चक्कर की तह तक पहुँचना है, दूसरे अगर मैं विशाल के साथ रहूँगी तो उस पर मकान जल्दी ढूंढने के लिए दबाव बनाए रख सकूंगी। इन बातों को ध्यान में रख कर ही मैं ससुराल लौट रही हूँ। शनिवार की दोपहर में एक अजीब सा हादसा घटा। स्मृति अपने कमरे में आराम कर रही थी कि खिड़की का कांच टूटकर फर्श पर गिर पड़ा। वह भागकर ड्राइंग रूम में पहुंची। तभी उसके पिता ने घबराई हालत में बाहर से बैठक में प्रवेश किया और स्मृति को देखकर कांपती आवाज में उससे बोले, दीपक भाई के 2 गुंडों ने पत्थर मारकर शीशा तोड़ा है, पत्थर पर कागज लिपटा है, उसे देखो।
उसके हमारे लिए संदेश लिख कर भेजा है। दीपक भाई ने पत्थर पर लिपटे कागज में टाइप किए गए अक्षरों में लिखा था, स्मृति मैडम, अपने पति विशाल की करतूतों का फल भुगतने को तैयार हो जाओ। आज शीशा तोड़ा है, कल उसका सिर फूटेगा। सरला सिर्फ मेरी है, उस पर गंदी नज़र डालने वालों के लिए पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा मैं। पत्र पढ़ने के बाद रीता, उदयभान व स्मृति के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। पूरी घटना की खबर दोपहर में ही दीनानाथ के परिवार तक भी पहुंच गई। खबर सुनकर सभी मानसिक तनाव व चिंता के शिकार हो गए। सबसे ज़्यादा मुसीबत का सामना विशाल को करना पड़ा। हर आदमी उसे सरला से अवैध प्रेम संबंध रखने का दोषी मान रहा था। वह सबसे बार बार कहता कि सरला से उसका कोई गलत संबंध नहीं है, पर कोई उसकी बात पर विश्वास करने को राजी नहीं था। सोमवार की सुबह स्मृति अपने पिता के साथ ससुराल पहुंच गई। रात को कमरे में पहुंचकर उन दोनों के बीच बहस हुई। विशाल अपने आप को दोषी नहीं मान रहा था और स्मृति का कहना था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, जो दीपक ऐसे गुस्से से फटा जा रहा है। आखिरकार विशाल ने स्मृति को ही मना लिया। पूरा एक सप्ताह शांति से गुजरा और फिर दीपक की एक और हरकत ने उनकी शांति भंग कर डाली। किसी ने रात में उसकी मोटरसाइकिल की सीट को फाड़ डाला। हैंडल पर लगे शीशे फोड़ दिए थे। ऊपर से उस पर कूड़ा बिखेरा गया था। उसके हैंडल पर एक कागज लगा हुआ था जिस पर लिखा था, अब भी अपनी जलील हरकतों से बाज आ जा, नहीं तो तेरा भी इसी तरह का हाल करूंगा। विशाल कागज उखाड़कर उसे गायब कर पाता उससे पहले ही दीनानाथ वहां पहुंच गए। उनके शोर मचाने पर पूरा घर फिर वहां इकट्ठा हो गया। जो भी विशाल की तरफ देखता उसकी ही नज़रों में शिकायत व गुस्से के भाव होते। दीपक का भाई खौफ सभी के दिल पर छा गया। दिन रात इसी विषय पर बातें होती। विशाल को उसके घर व ससुराल का हर छोटा बड़ा सदस्य चौकन्ना रहने की सलाह देता। दीपक भाई का अगला कदम न जाने क्या होगा। इस विषय पर सोच विचार करते हुए सभी को दिलों की धड़कनें बढ़ जाती। लगभग 15 दिन बिना किसी हादसे के गुजर गए, लेकिन ये खामोशी तूफान के आने से पहले की खामोशी सिद्ध हुई। एक रात विशाल और स्मृति 11 बजे के आसपास घर लौटे। एक कार उनके घर के गेट के पास खड़ी थी। इस पर उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया। विशाल की मोटरसाइकिल के रुकते ही उस कार में से 4 युवक निकलकर बड़ी गति से उनके पास आए और दोनों को लगभग घेर कर खड़े हो गए। कौन है आप लोग, क्या चाहते हैं? विशाल की आवाज़ डर के मारे कांप उठी। अपना परिचय ही देने आए हैं हम तुझे, बड़ी बड़ी मूंछों वाले ने दांत पीसते हुए कहा, और साथ ही साथ सबक भी सिखा कर जाएंगे। फिर बड़ी तेजी व अप्रत्याशित ढंग से एक अन्य युवक ने स्मृति के पीछे जाकर एक हाथ से उसका मुंह दबोच लिया कि एक शब्द भी उसके मुंह से निकलना संभव नहीं था। बड़ी बड़ी मूंछों वाले ने विशाल का कॉलर पकड़कर एक झटके में कमीज को सामने से फाड़ डाला। दूसरे युवक ने उसके बाल को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। हमारे दीपक भाई की चेतावनी को नज़रअंदाज करने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? मूछे वाले ने आनन फानन में 4-5 थप्पड़ विशाल के चेहरे पर जड़ दिए। बेवकूफ़ इंसान, ऐसा लगता है कि न तुझे अपनी जान प्यारी है न अपने घर वालों की। सरला भाभी पर डोरे डालने की सजा के तौर पर क्या हम तेरी पत्नी का अपहरण करके ले जाएं? मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि सरला से मेरा कोई प्रेम का संबंध नहीं है। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज़। विशाल उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। एक थप्पड़ और मारकर उसने क्रूर लहजे में कहा, बच्चे, आज हम आखिरी चेतावनी तुझे दे रहे हैं। सरला भाभी से अपने सारे संबंध खत्म कर ले। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी इस खूबसूरत बीवी को उठा ले जाएंगे दीपक भाई के पास। बाद में जो इसके साथ होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तेरी होगी, मजनू की औलाद। फिर उसने अपने साथियों को आदेश दिया,
चलो 2 मिनट के अंदर ही कार विशाल व स्मृति की नज़रों से ओझल हो गई। कार का नंबर नोट करने का सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि नंबर प्लेट पर मिट्टी की परत चिपकी हुई थी। पूरे घटनाक्रम की जानकारी पाकर उदयभान व दीनानाथ के परिवारों में चिंता और तनाव का माहौल बन गया। 4 दिन बाद स्मृति के माता पिता ने सबको अपने घर पर लंच के लिए आमंत्रित किया। कुछ मीठा ले आने के लिए उदयभान और दीनानाथ बाजार की तरफ चल दिए। रास्ते में उदयभान ने तनाव भरे लहजे में अपने समधी से पूछा, स्मृति कैसी चल रही है? दीनानाथ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वह बिल्कुल ठीक है। कल मैंने विशाल से कहा कि तुम जाकर मकान देख आओ, जिसका पता प्रॉपर्टी डीलर ने बताया है। स्मृति ने मेरी बात सुनकर फौरन कहा कि वह किसी किराए के मकान में जाने की इच्छुक नहीं है। उसका ऐसा कथन सुनकर मुझे अपनी मुस्कान को छिपाना बहुत मुश्किल हो गया था। हमारी योजना सफल रही, यानी कि स्मृति की अकेले रहने की जिद समाप्त हुई। उदयभान एकाएक प्रसन्न नजर आने लगे थे। बिल्कुल खत्म हुई। सुनो, हमारा कितना नुकसान हुआ है कुल मिलाकर? दीनानाथ ने जानना चाहा। छोड़ो यार, उदयभान ने कहा, मेरी बेटी स्मृति का जो खून सूख रहा होगा, आजकल उसकी की क्या रुपयों में आंकी जा सकती है? समधी साहब, उदयभान, हम तुम अच्छे दोस्त न होते तो स्मृति की अलग रहने की जिद से पैदा हुई समस्या का समाधान इतनी आसानी से नहीं हो पाता। अब बहू सबके बीच रहकर घर गृहस्थी चलाने के तरीके बेहतर ढंग से सीख जाएगी और 4 पैसे भी जुड़ जाएंगे उनके पास। दीनानाथ ने अपने साथी समधी के कंधे पर हाथ रखकर अपना मत व्यक्त किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि उसके सिर से अलग होने का भूत उतर गया। उदयभान ने राहत की सांस ली। मुझे धन्यवाद देने के साथ साथ अपने दोस्त के बेटे को भी धन्यवाद दो, जिसने दीपक भाई की भूमिका में ऐसी जान डाल दी कि उसकी आवाज़ व हाव भाव को याद करके स्मृति के अब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाटकों में भाग लेने का उसका अनुभव उसको हिदायत दे देना कि उसने जो हमारे कहने पर किया है उसकी चर्चा किसी से ना करे। मेरे बेटे व बहू को अगर कभी पता लग गया कि उनकी रातों की नींद उड़ाने वाला नाटक हमारे इशारे पर खेला गया था तो मेरा तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। मैं कभी भी नहीं बताऊंगा, दीनानाथ ने संकल्प किया। हमने जो किया है सबके भले को ध्यान में रखकर किया है समधी जी। कांटे से कांटा निकल गया। अब दीपक भाई गायब हो जाएंगे तो धीरे धीरे विशाल व स्मृति समान होते चले जाएंगे। नतीजा अगर अच्छा निकले तो कुछ गलत कार्यशैली को उचित मानना समझदारी है। उदयभान की बात का सिर हिलाकर दीनानाथ ने अनुमोदन किया और दोनों अपने को एक दूसरे के बेहद करीब महसूस करते हुए बाजार पहुंच गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही कहानियाँ देखने को मिलती रहती हैं।